गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है, उसे मैं भी डिस्कस करूँगी। फर्स्ट मैं आपको मैंने ये डायग्राम आपके सामने रखा। ये एम्ब्रियो सेक है, भ्रूण कोश जिसको हम कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद। तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, लेकिन आप में से बहुत से आंसर गलत दिए हुए हैं। तो बेटा ये जो भ्रूण कोश है, इसके अंदर ये जितनी भी सेल्स हैं आप देख रहे हैं, ये इसको एग एपरेटस कहते हैं। इसमें बीच में आपके एग सेल है और ये सिनर्जिड्स हैं। ये सब एन होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। बीच में हमारा पोलर न्यूक्लियस है, ये N+N है। नीचे एंटीपोडल सेल्स हैं, प्रतिध्रुवीय या प्रतिव्यासांत सेल्स हैं। ये इनमें भी N+N+N सब हैप्लॉइड है। सहायक कोशिका इन्हें कहते हैं। सिनर्जिड्स है ना, इसमें हैप्लॉइड्स गुणसूत्र होता है। और इसके बाहर जो बीजांड काय होता है उसमें 2N नंबर ऑफ गुणसूत्र होते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको कल स्वपरागण में मूंगफली के बारे में बताया था। एक मूंगफली का डायग्राम है। कल मैंने आपको बताया था कि इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो ये आप देखिए, ये फ्लावर्स पहले ऊपर थे और जब इनमें निषेचन हो जाता है तो ज़मीन के नीचे चले जाता है। वहाँ ये जो निषेचित ओवरी होती है वो फल का निर्माण करती है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर बताए थे। तो जैसे हम हिंदी में अनुनमील्य पुष्प कहते हैं। और कल का ही ये टॉपिक है जिसे मैंने कनकुआ कहा था, कॉमेलिना बेंगेलेनेसिस, ठीक है बेटा। इसमें दो प्रकार के फ्लावर होते हैं। ऊपर जो होते हैं चेस्मोगेमस होते हैं और नीचे क्लिस्ट्रोगेमस होते हैं। मैं आपको दिखा दूँ क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर, ये रहा क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर। ऐसे फ्लावर जो खुलते नहीं हैं, जिसमें पराग का कोश और वर्तिकाग्र जो है वो कवरिंग में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लिस्ट्रोगेमस या अनुनमिलीय पुष्प हम इनको कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार का होता है। और जो खुलने वाला पुष्प होता है क्लिस्ट्रोगेमस, वो आप सब नहीं देखा है, इस प्रकार का होता है। इसको हम चेस्मोगेमस कहते हैं और इसको हम क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर कहते हैं। और ये जो कनकुआ है, आपने देखा होगा, ये गेहूँ के खेत में होता है। इसमें नीचे जो है कभी ना खुलने वाले फूल हैं जिन्हें क्लिस्ट्रोगेमस कहते हैं, और ऊपर नॉर्मल ओपन होने वाले पुष्प। ये स्वपरागण के कुछ डायग्राम हैं जो कल मैंने आपसे डिस्कस किया था टॉपिक, उसके डायग्राम है। ये मैंने एक फ्लावर डाला है, मिराबिलस जालपा, 4 o'clock कॉमनली आपने बहुत ज़्यादा देखा है बेटा, तो इसे याद कर लीजिए आप, मिराबिलस जालपा। कल भी हमारे टॉपिक में आया था स्वपरागण में। आज का जो टॉपिक है हमारा परपरागण। परपरागण आप सभी जानते हो, परपरागण में क्या होता है कि जब एक पुष्प के पॉलन ग्रेन दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण। अब परपरागण का लाभ क्या है बेटा? लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ है इससे जेनेटिक वेरिएशन आता है, आनुवंशिक विभिन्नताएं आती है। देखिए ये फ्लावर आप देखिए, मल्टी कलर फ्लावर, इतने सारे फूलों के रंग इसमें कैसे आ रहे हैं? इतने सारा क्रॉस हुआ है। रेड पुष्प का येलो से, ठीक है। फिर नया जो ब्रीड बनी इसमें रेड येलो दोनों कलर होंगे, ठीक है। और फिर येलो का आप देख लीजिए ब्लू से। तो ये जेनेटिक वेरिएशन आता है, ठीक है। इसको कहते हैं जेनेटिक, आनुवंशिक विभिन्नताएं आती हैं और विभिन्नताओं से बदलाव आता है, ठीक है। तो ये परपरागण का सबसे बड़ा लाभ है और उन्नत किस्म हमें इससे पौधों के मिलते हैं। लेकिन इसका जो नुकसान है, ड्रॉबैक क्या है बेटा इसका, कि आप जानते हो कि जो परपरागण है, जैसे मैंने अभी यहाँ बनाया, ये जैसे ये आप देख रहे हो, ये कीट है, मधुमक्खी है, इस पर निर्भर है। तो अगर मधुमक्खी आएगी तो ही ये परपरागण होगा, मधुमक्खी नहीं आई तो नहीं होगा। तो ये दूसरे पर निर्भर है। वायु पे जो निर्भर है, वायु चलेगी तो पॉलन ग्रेन पहुँचेंगे, हवा नहीं चली तो नहीं पहुँचेंगे। जल पे जो निर्भर है, जल का प्रवाह होगा तो पहुँचेंगे, नहीं हुआ तो नहीं पहुँचेंगे। तो ये इसका क्या है? दोष है, ठीक है। और इसमें निश्चितता नहीं होती कि परागण होगा या नहीं होगा, और ज़्यादा परागकण बनाने पड़ते हैं। परागकण क्या करने पड़ते हैं? ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, ठीक बेटा। अब ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इसके लिए हमारे को क्या युक्तियाँ चाहिए? जैसे मैंने कल आपको बताया था युक्तियाँ स्वपरागण के लिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो पहली युक्ति है वो है एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। हमने पढ़ा है यूनिसेक्सुअलिटी क्या होती है।
जिसको हम दूसरा नाम क्या कह देते हैं, एक लिंगाश्रयी। ठीक है, यानी कि जैसे पपीता में आपने देखा होगा एक नर प्लांट होता है और एक मादा प्लांट होता है। तो एक लिंगाश्रयी मतलब एक प्लांट में एक ही जनन अंग है। ये मैंने नोटबुक में लिखा हुआ है कि एक प्लांट में देखिए एक लिंगाश्रयी, इसको एक लिंगता भी कहते हैं। एक प्लांट में एक ही सेक्स। अगर पपीते का मेल प्लांट है तो उसे परपरागण करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास फीमेल प्लांट नहीं है, या उसके उसी पुष्प में फीमेल जेनिटल ऑर्गन नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या है, एक लिंगता। दूसरी कंडीशन होती है बेटा डाइकोगेमी, जैसे हम हिंदी में कहते हैं भिन्न काल पक्वता। अब ये भिन्न काल पक्वता क्या होती है, ये दो प्रकार की मैंने दिखाई है आपको, पुंग पूर्वता और स्त्री पूर्वता। ठीक है, इस डायग्राम में मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। देखो डाइकोगेमी भिन्न काल पक्वता, इसके नाम ही से आपको समझ में आ रहा है अलग अलग काल में मैच्योर होना, अलग अलग टाइम में मैच्योर होना। मैच्योर किसको होना है, मैच्योर होना है ये हमारे पराग कोष हैं, यहाँ परागकण बनेंगे। ये वर्तिका है, ये वर्तिका तभी इन परागकणों को अंदर आने देती है बेटा। ये वर्तिकाग्र है ना, ये परागकणों को तभी अंदर आने देता है जब यहाँ एक्सेल डेवलप हो जाता है। अगर एक्सेल डेवलप नहीं हुई तो ये परागकण यहाँ से अंदर नहीं जा सकते हैं, एक बैरियर होता है। जो हमारा ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन सा पॉलन ग्रेन अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, कब जाएगा। तो अगर यहाँ एक्सेल डेवलप नहीं होगी तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ पहुँचने के बावजूद अंदर नहीं जा सकता है। तो आप बताइए कि अगर कोई, देखिए द्विलिंगी पौधा है, अभी हम एक लिंगी पौधे की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको पहली कंडीशन बताई थी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमारे पास एक लिंगता होनी चाहिए, यानी ऐसे प्लांट होने चाहिए जिनमें नर जनन अंग अलग प्लांट में हो और मादा अलग जनन अंग प्लांट में हो, नर और मादा पुष्प अलग अलग हो। ठीक है, देखिए आप इसको इससे कंपेयर मत करिएगा। मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में क्या होता है बेटा, सपोज़ ये तो मैंने दोनों द्विलिंगी प्लांट बनाए हैं। सपोज़ में केवल जैसे कद्दू में है, कद्दू आपने देखा होगा, उसमें नर और मादा पुष्प एक ही बेल पर होते हैं। तो एक ही बेल पर एक ही प्लांट पे है, एक ही प्लांट के दो पुष्प हैं, नर अलग है मादा अलग है। तो अगर उनके बीच में क्रॉस हो रहा है तो वो भी स्वपरागण की कैटेगरी में आता है। समझ गए, जिटेनोगेमी अलग है, यहाँ पे भी दोनों पुष्प क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन वो दोनों पुष्प कहाँ हैं, सेम प्लांट में है। उसके इतर अगर आप परपरागण में देखें तो दोनों पुष्प अलग अलग पौधों पे होते हैं, अलग अलग प्लांट पे होते हैं। ये बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है कि जिटेनोगेमी और जीनोगेमी में क्या अंतर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए तो इसमें मैं आपको बता रही थी कि भिन्न काल परिपक्वता में दो कंडीशन होती है, प्रोटो एंट्री। प्रोटो एंट्री यानी एंथर जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, यानी इसमें परागकण जल्दी मिल जाते हैं। परागकण तो बन गए, लेकिन यहाँ आपका एक्सेल तो विकसित हो ही नहीं। ये एक सेम, ये द्विलिंगी पुष्प है बेटा। ठीक है, द्विलिंगी मतलब जिसमें एक ही पुष्प है, उसके अंदर दोनों हैं, स्त्री केसर भी और पुंकेसर भी। तो जब इसका अपनी स्त्री केसर, अपना एक्सेल डेवलप नहीं हुआ तो ये परागकण कहीं और जाके गिरेंगे। हो सकता है कि इसी जाति के, लेकिन अपनी ही जाति के पुष्प में गिरेंगे। समझ गए, भाई सूरजमुखी का जो परागकण है वो सूरजमुखी के फूल के वर्तिकाग्र पर ही गिरेगा, वहीं अंकुरित होगा। ठीक, तो ये कहीं और जाके गिरेगा, और कहाँ, अगर उसमें एक्सेल विकसित हो गई हैं तो फिर वहाँ निषेचन हो जाएगा। ठीक है, निषेचन से पूर्व की जो कंडीशन होती है, ये परागकण यहाँ से अंदर पॉलन ट्यूब बना लेगा। तो भिन्न काल परिपक्वता में सबसे पहले क्या है कि यदि कुछ पुष्पों में क्या होता है, एंथर पहले डेवलप हो जाते हैं तो उनकी एक्सेल डेवलप नहीं होती है, तो वो परागकण किसी दूसरे उसी जाति के, ठीक है, उसी जाति के, ध्यान रखिएगा, सूरजमुखी का परागकण सूरजमुखी के दूसरे फूल पे ही गिरेगा। हो सकता है दूसरे प्लांट की वर्तिका इसको ले ले, यानी उसकी एक्सेल बन गई होगी। समझ, तो ये कंडीशन पाई जाती है सनफ्लावर, सूरजमुखी में और साल्विया में। ठीक है बेटा, और ये होता है द्विलिंगी पुष्पों में। अगर नर अंग पहले परिपक्व हो गया तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रोटो एंड्री, हिंदी में पुंपूर्वता। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, परपरागण ही होगा ना। दूसरा है प्रोटोगायनी यानी स्त्री पूर्वता। कुछ पौधों में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको मीराबिलास जालापा दिखाया था,
हीरा मिराबिलास जालपा, ये बहुत जगह आएगा और आपने ये देखा है, कॉमन नहीं होने वाला प्लांट है। तो मिराबिलास जालपा में क्या होता है बेटा, इसमें स्त्री केसर पहले विकसित हो जाता है। इसकी जो वर्तिका है ना, ये इसमें एग सेल पहले बन जाती है, लेकिन पॉलन ग्रेन डेवलप ही नहीं होते। तो इसके पॉलन ग्रेन जब डेवलप नहीं होते तो ये कोई बाहर से ही, सपोज ये एक आपका फ्लावर है और ऐसी कोई दूसरा पेड़ है बगल में, ठीक है, सपोज आप हम ये मान लेते हैं एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है। इसकी एग सेल डेवलप हो गई, लेकिन इसके पॉलन ग्रेन डेवलप नहीं हुए, और इसके पॉलन ग्रेन डेवलप हो गए, तो ये जब उड़ के या किसी भी माध्यम से आएंगे, इसकी वर्तिकाग्र पर गिरेंगे और इसको निषेचित कर देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता, हम इसको कह देते हैं प्रोटोगाइनी। तो पर परागण कब होता है, किसमें, द्विलिंगी पुष्पों में, जब उनमें भिन्न काल परिपक्वता होती है। किसी में परागकण पहले बन जाते हैं, स्त्री केसर में एग सेल नहीं बन पाती। दूसरी कंडीशन क्या है, स्त्री केसर में एग सेल तो बन गए लेकिन परागकोश में परागकण नहीं बने, तो इनके अलग अलग नाम है, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है पर परागण की जो कंडीशन है वो है विषम वर्तिका। देखिए कुछ पौधों में जो वर्तिका है, स्टाइल है, स्टिग्मा स्टाइल, उनकी लंबाई अलग अलग होती है। ये एक फ्लावर मैंने आपके सामने दिया है, इसका नाम है आपका प्रिमरोज फ्लावर, ठीक है, देखा होगा आपने। इसमें दो प्रकार के फ्लावर होते हैं बेटा। एक फ्लावर ये है, इसको पिन आइड कहते हैं, ये थ्रम्ब आइड है। पिन आइड में देखिए ये बीच में इसकी वर्तिका है, ये लंबी है, और इसके एंथर क्या है, परागकोश क्या है इसके, छोटे है ना, परागकोश यहीं तक पहुँचे। तो आप सोचिए कि ये परागकण यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे। यहाँ कंडीशन देखिए, यहाँ इसकी वर्तिका बहुत छोटी है, वर्तिका क्या है, इसकी वर्तिका बहुत छोटी है और इसके पुंके से बहुत लंबे। अब सपोज इसमें परागकण बन गए और हवा से ये क्या है, बाहर को झटके, जब ये फटेंगे ना, ये परागकण फटेंगे तो ये क्या है, ये बाहर गिरेंगे, इसके ऊपर नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो ये बाहर गिरेंगे तो ये निषेचित कैसे होगी बताइए, ये किसी कीट के माध्यम से ही तो निषेचित होगी। सपोज यहाँ परागकण बने, कीट इसके ऊपर बैठा और तब कीट लेके आएगा इसको इसके ऊपर, क्योंकि ये तो हवा के माध्यम से उड़ के यहाँ गिर गए हैं, ये कैसे निषेचित होगी, कोई कीट इस पे बैठेगा, फिर ये अपने पैरों में लेके आएगा और तभी निषेचित होगी। तो ये देखिए आप, इसमें दो प्रकार के फ्लावर्स होने के कारण दोनों की अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। इसमें ये पर परागण होगा, ठीक है। देख लीजिए आप इस फ्लावर को ढंग से, प्रिमरोज। नेक्स्ट ऐसे ही एक फ्लावर ऑक्जेलिस, ये भी आपने देखा है, ठीक है। इसका कॉमन नाम आप मुझे बताएंगे ऑक्जेलिस का, या आपका होमवर्क है आज का, पता है आपको उसका कॉमन नाम। इसमें 3 टाइप्स के फ्लावर होते हैं, देखिए हेटेरोस्टाइलिन ऑक्जेलिस। इसमें आप देखिए ये वर्तिका है, बीच में लंबी है, इसमें वर्तिका देखिए छोटी है, और पुंकेसर परागकोश इसके लंबे हैं। पुंकेसर क्या है, इसके लंबे हैं, इसके पुंकेसर छोटे हैं, और इसके पुंकेसर तो क्या है, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं, लेकिन इसमें आप देखिए वर्तिका बहुत ही नीचे है। तो बेटा इसके परागकण जो बनेंगे ये हवा से उड़ के गिर जाएंगे, तो ये कैसे निषेचित होगी, इसको निषेचित होने के लिए कोई कीट जो है वो यहाँ पे बैठ के परागकणों को तब यहाँ तक पहुँच जाएगा, समझ गए। तो ये ऑक्जेलिस में, प्रिमरोज में हेटेरोस्टाइलिस है, विषम वर्तिकात्व, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट जो हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट है हरकोगेमी, ठीक है। ये मदार का पौधा है बेटा, आँख या मदार, इंग्लिश में कैलोट्रोपस क्या कहते हैं, आँख मदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, बहुत जगह आपको पूछा जाएगा। इसमें आप देख रहे होंगे इस फ्लावर को, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आपके आसपास ये फ्लावर नहीं होता है, मे भी होता हो आपके आसपास, पर जहाँ तक मैंने नोटिस किया मुझे ये नहीं मिला, मदार आँख मैंने देखा नहीं है। ये जो ऊपर आपको एक 1 2 3 4 5 पेंटागन स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसका वर्तिका है, और ये नीचे आपको ये सुंदर सा डिज़ाइन दिख रहा है बेटा, इसको पॉलिनियम कहते हैं। इसके अंदर परागकण होते हैं, देखिए इसके अंदर परागकण होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, परागकण, ये देखिए पॉलिनियम, और ये क्या है, इसकी वर्तिका है।
तो ये परागण आप पहले देखिए, ये पॉलिनियम के अंदर बंद है। इस थैली को क्या कहते हैं? पॉलिनियम। पहले तो ये यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। अगर ये फट गए तो भी ये नीचे से ऊपर तो जाएंगे नहीं। इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तो ले जाएंगे नहीं। अगर कीट यहाँ पे बैठा है तो उड़ा के इसको यहाँ ले जाएगा या कहीं और ले जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार का। हेरकोगेमी का मतलब होता है जब वर्तिकाग्र और परागकोश के बीच संरचनात्मक अवरोध हो। इनकी संरचना ही ऐसी है। ये देखिए, ये बेटा, ये आपका वर्तिका है और ये पॉलिनियम है नीचे। दिख रहा है आपको? ये वाले देखिए, देख रहे हैं ना? दिस वन देखिए, ये इस प्रकार के होते हैं पॉलिनियम। एक पैकेट जैसे होते हैं पॉलिनियम, आपको आना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर ट्रांसलेटर से जुड़े होते हैं। इनके अंदर परागकण भरे होते हैं। और ये आपकी क्या है? ये वर्तिका है और ये वर्तिका है। देखिए, तो ये परागकण जब फटेंगे तो कीट इसको अपने पैरों से क्या होते हैं, किसी दूसरे पुष्प पर ले जाते हैं, लेकिन इसी जाति के, याद रखिएगा, इसी जाति के। कभी ऐसा नहीं होता कि आम का परागकण आपकी जो है आड़ू के फूल पर अंकुरित हो जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक, हेरकोगेमी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, तो ये डायग्राम आप यहाँ से बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में। नोट्स में मैंने नहीं बनाए हैं, तो आप यहाँ से इनको जो अच्छे लगे बना लीजिएगा और आपको समझने में ये काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी क्या होता है कि जैसे मैंने इसमें लिखा, आड़ू और सेब में यदि स्वयं के पुष्प का वर्तिक परागण, देखिए क्या है, सपोज ये आपका जो है एप्पल का ट्री है और इसमें दो परागकण गिरे हैं, S1 और S2। S1 इसका खुद का है। खुद का मतलब इसके ही फूल का है, समझ गए? इसी के फूल का है। और ये S2 किसी दूसरे पुष्प से आया है। दूसरा पुष्प मतलब दूसरे पेड़ के पुष्प से आया है, समझ गए? ये इसी फ्लावर का है और ये किसी दूसरे पेड़ के पुष्प से आया है। तो जो S2 है वो इसमें अंकुरित होगा बेटा। पहले S2 होगा। S2 क्या है? दूसरे पुष्प का है। ठीक है, दूसरे सेब के पुष्प का, और ये स्वयं के सेब पुष्प का परागण। तो पहले दूसरा पुष्प जर्मिनेट होगा और ये नहीं होता है तब खुद का होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोटेंसी। दूसरा मैंने लिखा स्व असंगता, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये एक बड़ी अजीब सी प्रक्रिया है बेटा, आनुवंशिक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया स्वपरागण को रोकती है। ठीक है, ये क्या होता है इसमें? अगर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प का या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के परागकण का अंकुरण नहीं होने देती। आलू के वर्तिकाग्र पर, समझिए, उसी पुष्प का, आलू के ही पुष्प का परागकण कभी अंकुरित नहीं हो सकता। समझिए, यहाँ पर ये एक पुष्प है आलू का, समझ गए? और ये दूसरा एक ट्री है, मैं शॉर्ट में बना रही हूँ, और ये दूसरा पुष्प है। ये अलग अलग ट्री पे है। इसमें ये वर्तिकाग्र है, ये परागकण है। ये परागकण अगर यहाँ गिरेगा ये अंकुरित नहीं होगा। इसमें ये जो दूसरा पुष्प है आलू का, इसका परागकण अंकुरित होगा। दोनों के दोनों आलू के पुष्प हैं। ये प्लांट 1 है और ये प्लांट 2 है। तो इसने अपने ही परागकण को रिजेक्ट कर दिया, अपने ही परागकण को रिजेक्ट कर दिया, और दूसरे प्लांट के परागकण से ये क्या हुआ? निषेचित हुआ, अंकुरित हुआ इसमें दूसरा परागकण। जो मैंने प्रीपोटेंसी बताई थी, प्रीपोटेंसी में सपोज हमारी प्रीपोटेंसी सेब में होती है। सेब का पहला एक प्लांट है और सेब का दूसरा प्लांट है। इसके ऊपर जो है खुद का परागकण भी गिरा और ये परागकण भी गिरा, तो पहले ये अंकुरित होगा। इनकेस ये अंकुरित नहीं होता तो ये अंकुरित होगा। लेकिन जो कंडीशन मैंने आपको अभी बताई, स्व असंगता, इसमें तो ये अंकुरित हो ही नहीं सकता है, केवल ये अंकुरित होगा। ठीक है बेटा। अगला है पर परागण को कराने की कंडीशन, एक जनन अंग का नष्ट हो जाना। कुछ द्विलिंगी पुष्पों में क्या होता है कि अगर मादा जनन अंग है तो नर जनन अंग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, और नर जनन अंग डेवलप हुआ तो मादा स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तो ये युक्तियाँ हैं जो प्रकृति में बढ़ावा देती हैं, किसको बढ़ावा देती हैं? पर परागण। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल हम
विभिन्न माध्यम पढ़ेंगे जो पर परागण में हेल्प करते हैं। थैंक यू।